तो हेलो दोस्तों, इस स्टोरी में आज आपको कब्रिस्तान की दो भूतहा रियल स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा हमारी इस स्टोरी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी को। तो पहली स्टोरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कब्र को खोदते समय भयानक प्रेत आ जाता है। ये कहानी बहुत ही खौफनाक और डरावनी है। दोस्तों, ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। यह है कब्रिस्तान की एक भूतहा कहानी। तो जरा ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। मेरा नाम है भावेश और मैं खालवा जाती हूँ। मेरा जन्म तो बकरवाड़ा गांव में ही हुआ था, पर अब मैं विचारों में बहुत रहता हूँ। करीब 6 महीने पहले की बात है। मेरी नौकरी छूट गई थी और मेरे पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। हालात इतने बुरे हो गए थे कि कई जगह से उधार लेकर खाने पीने का खर्च चलाना पड़ रहा था। उन दिनों कुछ भी करके मैं पैसे कमाने के लिए तैयार था। पैसों की तंगी की वजह से मैं इतना डिप्रेस था कि सही या गलत का फ़र्क भी नहीं कर सक रहा था। अपनी उस कंगाली के दौरान मैं एक बार फिर मौत के मुंह में जा पहुंचा था। दोस्तों, करीब 6 महीने पहले की बात है। मेरा पड़ोसी मनसुख मेरे घर आया। उसने मुझे कहा कि यार, पैसे कमाने का एक आइडिया है। मैंने कुछ भी पूछे बिना मनसुख को हाँ कह दिया। मैंने उससे कहा कि काम कुछ भी हो, पैसे मिलने चाहिए। अच्छाई बुराई गई भाड़ में। पेट में जब आग लगी होती है तो रोटी ही उस आग को बुझाती है, ना कि कोई विचार या आदर्श। उस समय शायद मेरा दिमाग खराब था। मनसुख ने कहा कि आज रात 12 बजे तैयार रहना। 3 घंटे का काम है और 4,000 रुपये मिलेंगे, आधे तेरे और आधे मेरे। मैंने डील डन कर दी। उस रात मनसुख रिक्शा लेकर ठीक 11:30 बजे मेरे घर पर पहुंच गया। मैं भी कुछ भी सोचे बिना उसकी रिक्शा में सवार हो गया। मैंने देखा कि रिक्शा में फावड़ा और कुल्हाड़ी और अन्य खुदाई के औजार थे। मैंने हंसते हुए मनसुख को बोला कि अरे भाई, किसी का खून वगैरह तो करने नहीं जाना ना। उस पर मनसुख ने जवाब दिया कि नहीं रे, चिंता मत कर, मैं हूँ ना, कोई लफड़े वाली बात नहीं है। अपने को तो केवल पैसे से मतलब है। मैंने भी सोचा कि काम कुछ भी हो, मुझे खाली पैसे से ही मतलब है। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मुझे पैसे के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार था। थोड़ी देर बाद मनसुख ने रिक्शा एक कब्रिस्तान के पास रोक दिया। फिर मुझे कहा कि चलो फावड़ा और कुल्हाड़ी ले चलो, हमें अंदर जाना है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैंने सोचा कि आखिरकार कब्रिस्तान के अंदर फावड़ा और कुल्हाड़ी लेकर हम क्या करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हम दोनों दीवार कूदकर अंदर चले गए। मुझे अब काफ़ी डर लग रहा था, मगर एक एक ताज़ी दफन की हुई कब्र पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर रुक जाते हैं। रुकने के बाद वो मुझे ऐसी नज़रों से देखता है कि जैसे मैंने कोई अपराध किया हो। मैंने बोला, भाई मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? तो उसने कहा कि इसे खोदना है। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं वहाँ से भाग गया और कब्रिस्तान से बाहर आ गया। रिक्शे के पास खड़े होकर मनसुख ने मुझे समझाया, सीधी कमाई का एक ही दिन में 4,000 नहीं देगा। अगर तुझे ये काम नहीं करना तो यहाँ से निकल जा। मैं किसी और को ढूंढ लूँगा, नहीं तो मैं अकेले ही जुटा रहूँगा। फिर मुझे ख्याल आया कि वैसे भी जो मर चुका है वो मर ही चुका है। उसकी लाश का कौन क्या करेगा? उससे अब किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा? वैसे भी अगर कुछ करके पैसे नहीं कमा पाए तो मेरी लाश भी किसी के गटर में सड़ेगी। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके मैं उस घिनौने और गलत काम के लिए राजी हो गया। कुछ ही देर बाद हमने उस कब्र को खोद कर लाश बाहर निकाल ली। वह एक अधेड़ उम्र की औरत थी जिसकी ताज़ा लाश थी, जिसे शायद उसी दिन दफनाया गया था। उस लाश की बदबू सिर फाड़ देने वाली थी। हमने जैसे तैसे करके उसे रिक्शे में डाल दिया और खाली कब्र में मिट्टी ढक डाली। उसके बाद जल्दी शाम को दोनों भागकर रिक्शा की ओर आए। रिक्शा के अंदर देखा तो हमारी जान ही निकल गई। वहाँ रिक्शा से लाश गायब हो गई थी। यह अजीब घटना देखकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने मनसुख को बोला कि यार भाग चलते हैं यहाँ से। मनसुख भी बोला, हाँ यार, ये तो कुछ भूत प्रेत का मामला लग रहा है मुझे। आज तक मेरे साथ हुआ नहीं, लेकिन आज पहली बार हुआ है ये मेरे साथ। हम दोनों फ़ौरन उस जगह से भागने लगे।
मनसुख ने फ़ौरन रिक्शा चालू करने शुरू किया, पर उसका रिक्शा चालू हो तब तो हम वहाँ से भागें। अचानक हमारी नज़र कब्रिस्तान की ओर गई। हमने देखा कि वह मुर्दा औरत अपने कब्र के ऊपर बैठी हुई है और हमारी ओर देखे जा रही है। अंधेरे में साफ तो नहीं दिखा, पर पक्का अंदाज़ा था कि वहाँ पर उस मिट्टी के ऊपर कोई ना कोई औरत तो बैठी हुई है, जिसे हमने खोद कर निकाला था। एक लाश को इस तरह अपनी कब्र में बैठा देख हमारी तो सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। हमारी तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हम दोनों ने रिक्शा को छोड़ वहाँ से भाग निकले और सुबह उजाला होते ही जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें सब कुछ एकदम नॉर्मल लगा। हम रिक्शे को वहाँ से खींचकर वापस लाए। उस दिन मैंने कसम खा ली कि मर जाऊँगा, लेकिन पैसे के लिए ऐसे खतरनाक और घिनौने काम कभी नहीं करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी दूसरी स्टोरी को। तो मैं स्टोरी को सीधा सुनाने जा रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा स्टोरी को। रात के 11 बजे सुनसान सड़क पर एक बाइक रात के सन्नाटे को चीरती चली जा रही थी। दो दोस्त रोहन और मुकेश अपने दोस्त मोहन के घर जा रहे थे। रोहन और मुकेश आज पूरे 2 साल बाद अपने दोस्त मोहन से मिलने जा रहे थे। तभी रोहन मुकेश से बोलता है, यार अपने शहर में तो कुछ भी नहीं बदला। फिर मुकेश ने कहा, हाँ यार तूने सही कहा। यही सब बात करते दोनों चले जा रहे थे। तभी मुकेश ने कहा, यार रोहन रात हो गई है, तो मैं कह रहा हूँ कि वो कब्रिस्तान वाली रोड से मत चलना। फिर रोहन ने कहा, क्यों भाई तुझे डर लगता है क्या? क्या यार तू भी डर मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। फिर रोहन की बात सुनकर मुकेश बोलता है, ना यार डर की कोई बात नहीं है, मुझे तो पता ही है कि वो कब्रिस्तान कितना श्रापित है। रोहन निडर लड़का था, इसलिए मुकेश की बात सुनकर रोहन बोलता है कि कैसी बात कर रहा है, मैं तो उसी रास्ते से जाऊंगा, उस रास्ते से टाइम कम लगेगा। मुकेश जानता था कि रोहन बहुत जिद्दी है, वो नहीं मानेगा, इसलिए मुकेश ने कुछ नहीं बोला। और फिर उसके बाद रोहन उसी रास्ते से अपनी बाइक ले जाने लगता है। ये दोनों कुछ ही दूर आगे गए थे, तभी इनकी बाइक झटका देने लगती है। तभी मुकेश कहता है, अरे क्या कर रहा है, सही से चला ले भाई। फिर रोहन बोलता है, अरे भाई मैं तो सही से चला रहा हूँ, पर पता नहीं इस बाइक में क्या हो गया है। रोहन ने इतना ही कहा था कि इनकी बाइक झटके देते देते थोड़ा आगे जाकर बंद हो जाती है। बाइक बंद होते ही रोहन बोलता है, अरे ये बाइक कैसे बंद हो गई? फिर मुकेश कहता है, अरे यार बंद हो गई तो क्या, फिर से स्टार्ट कर लेंगे। मुकेश इतना बोलते ही रोहन बाइक फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, पर बाइक स्टार्ट नहीं होती। तभी मुकेश ने एक ऐसी चीज़ देख लेता है जिसे देखकर मुकेश बस उसे ही देखे जा रहा था। मुकेश को देखकर साफ पता चल रहा था कि मुकेश ने जो चीज़ देखी है उसे देखकर मुकेश बहुत डर चुका है। तभी रोहन की नज़र मुकेश पर पड़ी तो उसे ऐसे डरे हुए देखकर रोहन बोलता है, अरे अब तुझे क्या हो गया? पर मुकेश कुछ नहीं बोलता, बस उसकी उंगली से इशारा करते हुए दिखाता है। जिस पर मुकेश की उंगली थी उस दिशा में रोहन जैसे ही देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उनकी बाइक और कहीं नहीं बल्कि उसी कब्रिस्तान के गेट के आगे खराब हुई थी। पर रोहन एक निडर लड़का था, इसीलिए वो मुकेश से बोलता है कि अरे भाई तू डर क्यों रहा है? बाइक इतने समय से घर ही खड़ी थी, इसलिए शायद बंद हो गई होगी। यार तू अब बाइक से नीचे उतर, पहले कोई मैकेनिक देखते हैं। रोहन ने इतना ही कहा था कि तभी मुकेश बोलता है, यार वो तो देख मैकेनिक की दुकान। रोहन जैसे ही उस तरफ देखता है तो उसे दिखता है कि एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी जिसमें एक पीला वाला बल्ब टंगा हुआ था और उसमें 45 से 50 साल का एक आदमी बैठा हुआ था। फिर उसके बाद वो दोनों अपनी बाइक उस मैकेनिक के पास ले जाते हैं और रोहन बोलता है, अरे काका देखना तो हमारी बाइक अचानक बंद हो गई है, देखना तो इसमें क्या हो गया है। रोहन की बात सुनकर वो मैकेनिक उसकी तरफ देखकर बोलता है कि अच्छा बेटा तुम कुछ देर यहीं बैठो, मैं अभी देखता हूँ इसमें क्या हुआ है। इतना बोलकर वो आदमी बाइक ठीक करने लगता है और रोहन और मुकेश अभी वहाँ बैठे ही थे। तभी रोहन बोलता है कि यार तू यहीं बैठ, मैं अभी आता हूँ 1 नंबर करके। इतना बोलकर रोहन थोड़ा ही आगे जाकर टॉयलेट करने लगता है और जैसे ही 1 नंबर करके पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उसके पीछे वो एक आदमी खड़ा था और वो उसे ही देखे जा रहा था।
रोहन को ये देखकर बड़ा ही अजीब लगता है, पर तभी वो आदमी उससे बोलता है कि वो जो लड़का जो वहाँ बैठा है वो तुम्हारा दोस्त है ना। फिर रोहन जवाब देता है कि हाँ है तो। फिर वो आदमी बोलता है कि पर तुम्हारा वो दोस्त उस फटी हुई और बंद झोपड़ी के पास क्यों बैठा हुआ है, वहाँ क्या कर रहा है। रोहन उसकी बात सुनकर बोलता है कि बंद झोपड़ी, अरे। इतना बोलकर रोहन पीछे मुड़कर चुप हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि मैकेनिक अभी उनकी बाइक ठीक कर रहा था, वो अब वहाँ नहीं है और उनकी दुकान भी बंद है और मुकेश अभी भी वहीं पर बैठा था। यह देखकर रोहन बोलता है कि ये मैकेनिक इतनी जल्दी कहाँ गया और इसने अपनी दुकान इतनी जल्दी क्यों बंद कर दी। इतना बोलकर रोहन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वो आदमी अभी तक उसके पास खड़ा था। वो आदमी भी अब वहाँ नहीं था। उस आदमी को वहाँ ना देखकर रोहन बहुत ही हैरानी के साथ बोलता है, अरे ये आदमी कहाँ गायब हो गया। रोहन वैसे तो कभी डरता नहीं था, पर आज जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था उसे देखकर वो थोड़ा डर रहा था। फिर उसके बाद रोहन बिना टाइम गवाए मुकेश के पास जाता है और बोलता है, भाई उठ जल्दी, उठ अभी यहाँ से चलते हैं अपने। फिर मुकेश बोलता है, पर क्यों भाई, गाड़ी तो ठीक होने दे, होने ही वाली है, रुक जा। मुकेश के इतना बोलने के बाद तुरंत एक आवाज़ आती है, अरे क्या हुआ बेटा, आपकी बाइक बस ठीक ही होने वाली है। ये और किसी की आवाज़ नहीं बल्कि उस मैकेनिक की आवाज़ होती है। रोहन जैसे ही अपना सिर ऊपर करके देखता है तो उसे दिखता है कि वो मैकेनिक वहीं खड़ा था और उसकी दुकान भी खुली हुई थी। रोहन यही सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो यहाँ कोई नहीं था, ये सब हो क्या रहा है। यही सब रोहन सोच ही रहा था कि तभी मुकेश बोलता है, अरे तुझे हुआ क्या है, तू बोलता भी कुछ है। और रोहन यही सोच रहा था कि मुकेश को कैसे बताए कि उसके पिछले 10 मिनट में उसके साथ क्या क्या हुआ है। पर थोड़ा सोचने के बाद रोहन बोलता है कि मुकेश तू मेरे साथ 1 मिनट के लिए थोड़ा इधर आ। इतना बोलकर रोहन मुकेश को थोड़ी साइड में लेके आता है और वो बोलता है, यार मुकेश, ये जो मैकेनिक है ना, यहाँ मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे लगता है ये कोई मैकेनिक लेकर कोई भूत वगैरह लग रहा है मुझे। मुकेश रोहन की बात सुनकर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, माना मैं भूत से डरता हूँ, पर इतना भी नहीं कि जो तू मुझे ऐसे बोल कर डरा देगा। चल अब मजाक बंद कर और चल अब वो गाड़ी के पास ही बैठते हैं। फिर रोहन बोलता है, रुक भाई। फिर उसके बाद रोहन उसे सारी बात बताता है जो उसके पिछले 10 मिनट में हुई थी। फिर मुकेश रोहन की बात सुनकर बोलता है, यार तुझे कोई वहम हुआ होगा। इतना बोलकर वो वापस गाड़ी के पास जाने लगता है। मुकेश ने रोहन की बात को मजाक में लिया था, इसीलिए वो दोनों वहीं अपनी गाड़ी के पास ही बैठकर इंतजार करते हैं। पर तभी वो मैकेनिक अपनी गंभीर आवाज़ में बोलता है, बाबू साहब, क्या आपने यह अभी तक ये नहीं सोचा कि एक सुनसान सड़क है और आसपास कोई दुकान नहीं है, बस कब्रिस्तान के गेट के सामने एक मैकेनिक की दुकान है और बगल में जंगल भी है और उसने तभी भी रात के 12 बजे तक दुकान खोल रखी है। वो दोनों कुछ नहीं बोलते, बस एक दूसरे को देखते हैं और उस मैकेनिक की बात सुनते रहते हैं। फिर वो मैकेनिक अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है कि मैं आपकी बाइक ठीक तो कर दूंगा, पर उसमें कोई पैसे नहीं लूँगा। फिर मुकेश ने बहुत ही झिझकाते हुए कहा, पर क्यों। फिर वो मैकेनिक मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं पैसे नहीं लेता और मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे तुम दोनों की जान चाहिए। यह सुनकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं और दोनों अब ना आओ देखते हैं ना ताऊ देखते हैं, दोनों वहाँ से तुरंत उठकर भागने लगते हैं। दोनों लगातार आगे की ओर जा रहे थे, पर वो कब्रिस्तान की दीवार पार नहीं हो पा रही थी, यानी वो कब्रिस्तान के आगे नहीं जा पा रहे थे। अब दोनों को भागते भागते आधा घंटा हो गया था, पर वो दोनों की सांस फूलने लगी। पर तभी वो अचानक रुक जाते हैं और वो देखते हैं कि आगे उस मैकेनिक की दुकान और वही कब्रिस्तान का गेट था, यानी वो दोनों भागते भागते वहीं वापस आ गए। फिर तभी वो दोनों देखते हैं कि वो मैकेनिक अभी भी उन्हें ही देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो वो यह कह रहा हो कि तुम अब कहीं नहीं जा सकते। दोनों सोच ही रहे थे कि वो क्या करे, तभी रोहन मुकेश को जंगल की ओर भागने को बोलता है।
फिर उसके बाद दोनों जंगल की ओर भागने लगते हैं और दोनों भागते भागते अब जंगल में काफ़ी अंदर आ जाते हैं। तभी दोनों को किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर दोनों पहले एक जगह रुक जाते हैं, फिर दोनों जिस ओर से रोने की आवाज़ आ रही थी उस ओर की ओर जाने लगते हैं। पर थोड़ी ही आगे जाकर वो दोनों देखते हैं कि एक औरत उनसे थोड़ी ही दूर पर बैठी उन अपने सिर को नीचे की ओर करके रो रही थी। पर रोहन को पता नहीं क्या होता है कि वो उस औरत के पास जाने लगता है। मुकेश उसे रोकना चाहता था पर वो कुछ नहीं बोलता और वो भी उसके साथ ही वहां जाने लगता है। फिर उसके बाद रोहन उस औरत के पास जाता है और बोलता है, अरे सुनिए, कौन है आप और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं? पर वो औरत रोहन की बात का कुछ भी जवाब नहीं देती, जैसे उसने रोहन की बात सुनी ही ना हो। फिर रोहन अपने हाथ से उस औरत को टच करते हुए एक बार फिर बोलता है, अरे कौन है आप और आप रो क्यों रही हैं? इस बार वो उनकी बात सुन लेती है और वो अचानक से अपना रोना रोककर बोलती है, उसने मेरे पति को मार दिया है। बस इतना बोलकर वो औरत फिर से रोने लगती है। फिर मुकेश डरते डरते बोलता है, किसने तुम्हारे पति को मारा है? फिर वो औरत अपनी गंभीर आवाज़ में बोलती है कि उसने मेरे पति से अपनी गाड़ी ठीक करवाई और जब मेरे पति ने उसको पैसे मांगे तो उसने मेरे पति को मार दिया और अब हम सबकी गाड़ी ठीक तो करते हैं पर पैसे नहीं लेते। इतना बोलकर वो औरत चुप हो जाती है। पर यह सुनकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और तभी वो औरत अचानक से अपना सिर ऊपर करती है और उन दोनों की तरफ देखती है और जैसे ही वो दोनों उस औरत का चेहरा देखते हैं तो उनका दिल बहुत ही दुगनी गति से धड़कने लगता है, क्योंकि उस औरत का चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, जैसे उसके शरीर में खून ही ना हो, खून की एक बूंद तक ना हो उनके शरीर में। फिर वो औरत इन दोनों की तरफ देखती है और बोलती है, अब तुमने हमसे अपनी बाइक ठीक करवाई है, अब तुम्हें भी मारना होगा क्योंकि तुम भी पैसे नहीं देते और मेरे पति को मार देते। दोनों जैसे यह सुनते तो उनके अंदर के डर की एक लहर सी चलने लगती है, इसीलिए अपना हाथ छुड़वाते हुए और विनती के सुर में बोलते हैं, हमें जाने दो, हम तो पैसे देने ही वाले थे, हमें जाने दो। तभी उनके पीछे से एक आवाज़ आती है, बाइक ठीक हो गई है बाबू साहब। आवाज़ सुनकर वो दोनों जैसे ही अपने पीछे देखते हैं तो वो मैकेनिक उनके पीछे ही खड़ा था और वो मैकेनिक फिर बोलता है, आपकी बाइक ठीक हो गई है। उसके इतना बोलने के बाद रोहन और मुकेश रोते हुए बोलते हैं, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं करा है, हमें जाने दो। पर उनकी बात सुनकर वो मैकेनिक बोलता है, कुछ करने के लिए तुम बचोगे कब? इतना बोलकर वो उनके पास आने लगता है और वो जितना पास आता जा रहा था वो मैकेनिक उतना ही भयानक लग रहा था, यानी उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था और उसकी एक आंख से खून आने लग रहा था। और तभी उस औरत के रोने की आवाज़ भी बढ़ती जा रही थी। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ हो रही थी कि अब रोहन और मुकेश के कान में चुभ रही थी। देखते ही देखते रोहन और मुकेश के कान से खून आने लगा। फिर उसके बाद मैकेनिक भी उनके एकदम पास आ जाता है, पर वो दोनों कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके ऊपर लाखों चींटियां चढ़ गई हों और वो सब चींटियां एक साथ उन्हें काट रही हों। वो दोनों कुछ कर पाते उससे पहले ही उस मैकेनिक ने रोहन की आंख निकाल ली थी। रोहन ने दर्द से तड़प तड़प कर वहीं मुकेश के सामने अपना दम तोड़ दिया, पर मुकेश कुछ नहीं कर पा रहा था और तभी वो मैकेनिक उसकी ही तरफ देखने लग रहा था और देखते ही देखते मैकेनिक ने मुकेश की भी दोनों आंखें निकाल ली और मुकेश ने भी वहीं दम तोड़ दिया। कहते हैं कि आज भी उस कब्रिस्तान के गेट के आगे वही मैकेनिक रात को अपनी दुकान खोलता है और वो अभी भी गाड़ी ठीक करने के बाद पैसे नहीं लेता। क्या आप भी अपनी गाड़ी फ्री में ठीक करवाना चाहोगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।